नमस्कार मित्रों, मैं गौरव सर अपने इस न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के माध्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इस मुसीबत भरे समय पर स्वस्थ होंगे, अपने घर पर होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैंने ये चैनल, अपना ये न्यू प्लेटफॉर्म आप सभी की स्टडी के लिए बनाया है और मैंने यहाँ पे टेट, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और डीएसएसबी सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी विषयों की एक श्रृंखला प्रारंभ की है। उसी क्रम में जो मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, मैं आपको एक एक करके वो सारे टॉपिक क्लियर करूँगा और आपकी क्वेरीज़ के आंसर भी मैं करूँगा। इससे पहले मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है लॉकडाउन में, ताकि आप तक वो सारी जानकारियाँ, वो सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स पहुँच सकें, ताकि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो आप भी मेरा सहयोग करें, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि कोई भी ऐसी जानकारी हो जो एग्ज़ाम में आने वाली हो और आपकी छूटे ना। तो इसलिए इसको पूरा अंत तक देखिए। एक एक तरीके से मैं एक टॉपिक के माध्यम से मैं आपके सारे सारे डाउट धीरे धीरे क्लियर करूँगा। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ उपस्थित हैं और आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, इससे पहले मैंने आपको थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ाई थी। थॉर्नडाइक की थ्योरी में मैंने उसका संप्रत्यय भी आपको बताया था और उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरी आती है वह है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इयान पी पावलोव द्वारा दी गई है। यहाँ पर देखिए, इसके प्रतिपादक जो हैं इयान पी पावलोव हैं। इयान पी पावलोव एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं और ये जो हैं पाचन की क्रियाविधि पर कार्य कर रहे थे और पाचन की क्रियाविधि पर कार्य करते करते इन्होंने अपने इस क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया और पावलोव ने इसमें सबसे अधिक बल जो दिया है वो अनुबंधन पर दिया है, यानी कि कंडीशनिंग पर दिया है, इसलिए क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है। तो अनुबंधन पर बल दिया है। अनुबंधन क्या होता है मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। देखिए, इनके सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है। एक तो हो गया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, इंग्लिश में आपको यही लिखा मिलेगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, लेकिन अगर जब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो एग्ज़ाम में अगर किसी भी नाम से पूछे तो आपको सारे नाम जानने चाहिए, ताकि अगर कोई भी नाम से आए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर रहे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, तीसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ये इसके कुछ नाम हैं। कौन कौन सा? अनुबंधित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, इनको इयान पी पावलोव साहब को सन 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। पाचन की क्रियाविधि को समझाने के लिए, पाचन की क्रियाविधि पर किए गए शोधों के आधार पर इनको 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है। और जो एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी किताबों में शायद ना मिले, कि पावलोव के प्रयोग का समर्थन वाटसन भी करते हैं। वाटसन का भी एक प्रयोग है जो कि उन्होंने इसी के समर्थन में दिया हुआ है। वो इनके इस सिद्धांत को मानते हैं और इसका समर्थन करते हैं। तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे कि इनका प्रयोग क्या है और इन्होंने क्या कहा, इनका सिद्धांत क्या है। ठीक है। और इन्होंने जो प्रयोग किया वो किस पर किया? कुत्ते पर किया। देखिए, इससे पहले जो थॉर्नडाइक थे मित्रों, उन्होंने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर किया। तो अगर कभी एग्जाम में पूछे कि इयान पी पावलोव ने किस पर अपना प्रयोग किया, कई बार पूछा है, तो आप बताएंगे डॉग पे या कुत्ते पे। ठीक है। अब ये कहते क्या हैं? देखिए, वहाँ पर जो थॉर्नडाइक महोदय हैं वो कहते हैं कि मनुष्य के सामने जब भी कोई उद्दीपक आता है, मनुष्य उस उद्दीपक को देखकर कोई न कोई अनुक्रिया
करता है। इनका ऐसा मानना है कि कुछ स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक को आप प्राकृतिक उद्दीपक भी कह सकते हैं। कुछ स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं जिनके सामने आने पर मनुष्य स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। उदाहरण के लिए हम समझें, जैसे जब कभी भी हमारे सामने भोजन आता है और हमें भूख लगी होती है तो भोजन को देखकर हमारे मुंह में लार आता है। भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है और लार का आना एक प्राकृतिक अनुक्रिया है। इसी तरीके से जब बिजली चमकती है आसमान में तो बिजली की चमकने से कभी कभी हम डर जाते हैं, तो वो जो डरना है वो हमारी अनुक्रिया है और बिजली का चमकना एक स्वाभाविक उद्दीपक है। इसी तरीके से कभी कभी हमारी आँखों पर तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारी आँखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो जो रोशनी है वो उद्दीपक है और जो हमारी आँखों का बंद होना है वो अनुक्रिया है। अर्थात इनका ये मानना है कि मनुष्य जब मनुष्य के सामने कोई स्वाभाविक उद्दीपक आता है तो मनुष्य उस उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया भी करता है। फिर ये कहते हैं कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ कोई अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक जैसे कि मैंने अभी बताया, अस्वाभाविक उद्दीपक अभी आगे बताऊंगा क्या कहते हैं वो समझिए। स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो मनुष्य पहली बार जब करेंगे स्वाभाविक उद्दीपक प्लस अस्वाभाविक उद्दीपक तो कौन सी अनुक्रिया देगा? स्वाभाविक अनुक्रिया ही देगा। लेकिन जब बार बार मनुष्य के सामने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है और फिर कुछ प्रयास के बाद स्वाभाविक उद्दीपक को हटा लेने पर केवल अस्वाभाविक उद्दीपक मनुष्य के सामने प्रस्तुत करते हैं तो मनुष्य उसी स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया देता है जो कि वो पहले देते हुए चला आ रहा है। इसी को उन्होंने अनुबंधन कहा है। अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ अनुबंधन हो गया या कंडीशनिंग हो गई। समझ में आया? अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर इस प्रयोग के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। इनका ये जो प्रयोग है जो उन्होंने कुत्तों पर किया था, प्रयोग देखिए किसी सिद्धांत को समझने के लिए ही बना होता है। आइए हम लोग इस प्रयोग पर चलते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पर है भोजन या फूड। ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक है। भोजन को देखकर अभिमान होता है, क्या होता है? लार आती है। ठीक है। इसके बाद उनका जो प्रयोग था उन्होंने कुत्ते पर किया। देखिए इन्होंने क्या किया, कुत्ते के सामने भोजन रखा, भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आया। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, भोजन प्लस घंटी की आवाज़, यानी कि भोजन दिया इसके बाद घंटी की आवाज़ की, तो कुत्ते को भोजन को देखकर क्या आया? लार आया। फिर बार बार ऐसा ही उन्होंने किया, भोजन दिया घंटी की आवाज़ की, भोजन दिया घंटी की आवाज़ की, कई बार इसी चीज़ को दोहराया। फिर एक बार उन्होंने क्या किया, भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी की आवाज़ की, सिर्फ घंटी की आवाज़ की, तो अब भी कुत्ते के मुंह में लार का आना प्रारंभ हो गया, क्योंकि कुत्ते की अब यह क्रिया भोजन के अलावा घंटी से भी संबंधित हो गई थी। इसी को उन्होंने अनुबंधन कहा है या कंडीशनिंग कही है। जब अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ मिल जाता है उसी को कंडीशनिंग कहा जाता है या उसी को अनुबंधन कहा जाता है। यही इन्होंने किया। अब देखिए इसको आपकी बुकों में मिलेगा कैसे। देखिए UCS या UCR यहाँ पर मैंने लिखा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए। UCS का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि इसको स्वाभाविक उद्दीपक भी कह सकते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपक, इसको प्राकृतिक उद्दीपक भी कह सकते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस या अस्वाभाविक उद्दीपक को देखकर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आया। देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी स्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक अनुक्रिया। इसके बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्लस कंडीशनल स्टिमुलस, तो कैसा रिस्पॉन्स आएगा? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। फिर बार बार करने के बाद एक बार क्या किया, कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स आया। कंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब कुत्ते के मुंह में लार का आना
बना रहा। इसी को उन्होंने कहा कि यही है अनुबंधन। इसको क्या कहा उन्होंने? ये है अनुबंधन। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोग के माध्यम से ये चीज़ें समझाई कि अनुबंधन क्या होता है। अनुबंधन के द्वारा किसी भी मनुष्य को चाहे जो कुछ सिखाया जा सकता है, किसी भी ऐसी परिस्थिति से जोड़कर मनुष्य को कुछ भी सिखा सकते हैं अनुबंधन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद आइए हम देखते हैं कि अनुबंधन की क्या दशाएं हैं, यानी कि कंडीशनिंग किन किन शर्तों पर आधारित है या कैसे होती है। ठीक है, देखिए ये पहली शर्त है, स्वाभाविक उद्दीपक फिर अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि पहले स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करेंगे, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करेंगे। मतलब पहले भोजन को प्रस्तुत करेंगे, फिर घंटी की आवाज़ करेंगे, पहले अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक को अस्वाभाविक उद्दीपक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। यानी कि जैसे भोजन है और घंटी की आवाज़ है, तो भोजन अधिक शक्तिशाली है, इसी को देखकर कुत्ता अनुक्रिया कर रहा है। तो जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक बार से प्रस्तुत किया, या इन्होंने ऐसा किया कि एक बार भोजन दिखाया और घंटी की आवाज़ करी। इन्होंने क्या किया, कंडीशनिंग के लिए एक शर्त है कि जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत करेंगे तभी कंडीशनिंग होगी। ये इसकी चौथी शर्त है। इसके बाद है पाँचवीं शर्त है अस्वाभाविक उद्दीपक। देखिए इसमें समय दिया हुआ है कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है उसको स्वाभाविक उद्दीपक के 5 सेकंड बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय जो है 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात जैसे कि भोजन को प्रस्तुत किया, भोजन के प्रस्तुत करने के आधे सेकंड बाद घंटी का बजना अनिवार्य है। अगर आधे सेकंड से ज़्यादा का समय लगेगा तो अनुक्रिया प्रभावित होगी। वही चीज़ है, अस्वाभाविक उद्दीपक प्लस आधे सेकंड का अंतराल, फिर स्वाभाविक उद्दीपक, फिर अनुक्रिया। अगर यहाँ पर समय दिया हुआ है कि जब हम स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं तो उसके बीच में आधे सेकंड से अधिक का समय नहीं होना चाहिए, ऐसा पावलोव मानते हैं। तो ये इनके कंडीशनिंग की कुछ शर्तें हैं और ये इनका सिद्धांत है। देखिए यहाँ पर शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है। देखिए बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में भी इस सिद्धांत को लाया जा सकता है और मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को पढ़ाने में भी ये लाभदायक है। इससे आगे और भी कुछ प्रयोग हैं, पर ये जो 2 प्रयोग हैं, एक ये और एक ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लिख लीजिए, अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए। और मैं आपसे फिर से एक बार अपील करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मेरी हेल्प करें कि मैं इस अपने छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को तरह तरह के भी जानकारियाँ आप तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद।